बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैट्रिसेस लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर मैट्रिसेस, ट्रांसपोज। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के लिए या इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये समझना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं या एंटिटीज़ ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं या इनका बहुत कोर और बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जनरल फॉर्म के अंदर मैट्रिसेस को लिखना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये किस तरह से लिखी जाती हैं या किस तरह से हम इनको देखते हैं। तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, मैं इसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशंस वगैरह देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन मैट्रिसेस के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो उनको आपस में ऐड किस तरह करेंगे, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज उसका किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जब भी हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस करना होता है तो इसका जो है वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अब जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो जो है वो डिटेल ऑर्डर के ऊपर बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स जिस फॉर्म में होता है, सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि ऑर्डर जो है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखें, इसको जो है नंबर ऑफ रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक हो गया। तो ऑर्डर जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का एम बाय एन होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस हैं, मैं कहती हूँ एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसका जो ऑर्डर है देखें, नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, दो कॉलम है और नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2, ठीक हो गया। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ रहा है वो 2 बाय 2 आ रहा है, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आएगा, जिस मतलब अगर आपको कहा जाता है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं आपके पास और आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक हो गया। तो आपके पास लाजमी कंडीशन ये है कि अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 2 बाय 2 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब एडिशन करते हैं तो हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ के अंदर एक दूसरे को ऐड कर रहे होते हैं। तो मैं अगर कहती हूँ कि ये 5 6 7 8 है, ठीक हो गया। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। अच्छा, ये कंडीशन हमारे पास कंपल्सरी क्यों होती है? अगर मैं आपको कहूँ कि पहले चलें हम देखते हैं कि एडिशन होती किस तरह से। कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ को ऐड करने का मतलब ये होता है कि अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा मैट्रिक्स लिखा जाएगा 2 3 4 प्लस 5 5, चलिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो अब 5 वाला जो है वो 1 वाले में जाकर ऐड होगा, जो 6 वाला है वो जाके 2 में ऐड होगा, 7 वाला 3 में और 8 वाला 4 के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10 और 4 प्लस 8 12। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब आप देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसकी जनरल फॉर्म के अंदर डिस्कस करूं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था। तो मैं इसको कहती हूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब हम लोग एंटिटीज़ लिख रहे होते हैं तो हम उसके लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, और मैंने ये आपको एंटिटीज़ जनरल फॉर्म के अंदर लिखनी भी बताई थी, A11, A12, A21 और A22, ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये A11 क्या है, ये नंबर ऑफ, पहला जो वर्ड होता है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को कर रहा होता है। अभी हमारे पास जो है ये रो 1 है, रो 1, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये वाला, ठीक हो गया, और ये R2 है हमारे पास। तो देखें, अगर ये पहली रो के अंदर ये एलिमेंट पड़ा था तो रो 1 और कॉलम 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले को लिखना चाहूँ इसकी जनरल फॉर्म के अंदर तो मैं लिखूंगी B11, B12, B21, B22, ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को मैं करूंगी तो हमारे पास कोई एक नया मैट्रिक्स बनकर आएगा इन दोनों की फॉर्म में। मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि सपोज ये हमारे पास C था, तो ये आ जाएगा C11, C12, C21 और C22, ठीक हो गया। तो हम लोग जब ऐड कर रहे होते हैं ना तो हम लोग इसको किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ के अंदर, ठीक हो गया, यूँ। अब अगर मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के बताऊं तो ये जो C11 है वो इक्वल किसके है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12,
A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 5 को मैंने 1 में ऐड किया, मतलब B11 को A11 के अंदर ऐड किया, तो हमारे पास C11 की वैल्यू 6 आ गई, ठीक हो गया। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 3 10 और 4 प्लस 8 12, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। जब हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं तो सिंपली हम लोगों ने इस तरह क्रॉसपॉन्डिंग एंटिटीज़ के अंदर, ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंटिटीज़ आ रही होती हैं उनके अंदर प्लस करना होता है। मैं आपको बता ये रही थी कि ये कंडीशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हमारे पास ऑर्डर ही चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 2/2 का ऑर्डर था हमारे पास, मैं कहती हूँ कि आपके पास जो है वो ए है, वो है 1 2 3 4 2/2 का, लेकिन जो बी है आपके पास वो हो जाए 1 2 3 4 5 6 3/2 का, ठीक है। तो ये तो समझ आता है कि आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 1 को, ठीक हो गया। आप 2 2 को, मतलब BA11 और B11 के, BA12 और B12 को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास B21 और ये है हमारे पास B22, तो ये B22 को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और B21 को इसके अंदर और B22 को इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं या बची हुई एंटिटीज़ हैं उनको कहाँ लेके जाएंगे ये हमें नहीं पता, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के, इस चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी हम लोग एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसी मैट्रिक्स का हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास है चलें सेक्शन बना लेते हैं, सब्सट्रैक्शन, ठीक हो गया। अब देखें, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी सेम यही मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 -5 6 7 8, 5 -1 4 6 5 -1 4 6 -2 4 7 -3 4 8 -4 4, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सब्सट्रैक्शन आ गई। जिस तरह से एडिशन होती है उसी तरह से सब्सट्रैक्शन होती है। मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को ये पढ़ना कि एंटिटीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं और एंटिटीज़ की, मतलब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इस एंटिटी की जनरल वैल्यू क्या होगी। असल में ये जो जनरल वैल्यू जिसको मैं कह रही हूँ, ये पोजीशन ऑफ एंटिटी होती है, ठीक हो गया। जब आप लोग कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक लिखा हुआ डिजिट फाइंड आउट करना होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप लोगों के पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके 5 नंबर हैं और आपको कोई एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका, जो एक सब्जेक्ट के अंदर या कोई, मतलब आपको एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर जो बच्चा है वो फेल हो गया, ठीक हो गया। तो आपको देखें, हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके 5 सब्जेक्ट हैं। अब एक बच्चा यहाँ पे कोई पढ़ा है जो फेल हो गया है, तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो बच्चा कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, हमें इसकी पोजीशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो मैट्रिसेस कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम लोग पोजीशंस निकाल सकें, और मैट्रिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी एप्लीकेशंस भी इसीलिए ही होती हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस भी यही होती हैं कि हम लोग एक, हमारे पास बहुत बड़ा सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर से हम एक बहुत छोटी सी एंटिटी, एक बहुत छोटी सी वैल्यू जो कि हमें चाहिए हम लोग निकालें, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर हमें पूरी लिस्ट नहीं चाहिए कि भाई पूरे स्टूडेंट्स के, बहुत मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर इस तरह ही होता है कि हमें पूरी रिजल्ट लिस्ट चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि हम लोगों ने कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी से या स्कूल से फारिग करना होता है क्योंकि वो एक बेसिक कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर या 3 बेसिक कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो चुके होते हैं। तो हमें उसके लिए पूरी लिस्ट नहीं चाहिए कि भाई 400 स्टूडेंट्स है तो आप लोग बैठ के फाइंड आउट करोगे कि कौन सा बच्चा फेल हुआ, कौन सा बच्चा फेल हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तो ये काम अगर हमने कंप्यूटर से करवाना होगा तो उसके लिए हमें पोजीशन आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो पोजीशन आइडेंटिफिकेशन है वो मैट्रिक्स से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रही थी कि एंटिटीज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सब्सट्रैक्शन और एडिशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जहाँ पर आपके पास ऑर्डर डिफरेंट है, जो हमारे कैट गैट नेट इस तरह के MCQs आते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग बच्चों को ऑर्डर डिफरेंट दे देते हैं और कहते हैं कि इसको ऐड करें। अब 4 तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 3 के अंदर कोई ना कोई आंसर आ रहा होता है और एक होता है नन। अब हम लोग समझते हैं कि भाई अगर उन्होंने ऐड करने का कहा है तो हमने हर हाल में ऐड करना है, हम लोग नन की तरफ जाते ही नहीं है। जबकि हम लोगों ने पहली बात ये देखनी है कि अगर ऑर्डर सेम है
तो वो ऐड होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, वो ऐड हो ही नहीं सकता। इसी तरह वो सब्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास है बेसिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक नंबर जो एक पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, देखिए मैं कह रही हूँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक हो गया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5a। तो मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 1 2 3 4 और 5 10 15 और 20। जब आपको एक सिंगल एंटिटी को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और इसको इससे कर देना है। हाँ, लेकिन जब आपके पास दो मैट्रिक्स आ जाएंगे और आपको उनको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके अंदर आपको फिर एंटिटीज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। बेसिकली आपको मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझने के लिए एंटिटीज का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं जो है वो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इसकी, तो आप लोग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। एंटिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये मैट्रिसेस इस तरह की है कि आप मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग की या कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो इसके अंदर पता है। लेकिन आप जिस भी फील्ड के अंदर जाएंगे, अगर आप प्री इंजीनियरिंग रख चुके हैं गलती से, तो अब आपको मैट्रिसेस और ये जो डोमेन फंक्शन, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं, ये आगे यूज होने हैं एज अ कोर्स, एज अ सब्जेक्ट आपको ऑफर होंगे और आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी से अपनी जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग रखें। उसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है ट्रांसपोज। कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है, ट्रांसपोज अब हम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, जब हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, सपोज ए जो है वो दे दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ, ये मैं थोड़ी स्टेटमेंट इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बातें जो है वो स्टेटमेंट से बहुत अच्छी समझ आ जाती हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा। अब देखें, इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम का मतलब क्या है कि ये जो रो है, ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास है C1 C2 C3, राइट। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को R1 को उठाकर कॉलम 1 बना देना है और R2 को उठाकर कॉलम 2 बना देना है, ठीक है। तो फिर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 3 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि R1 रो 1 को उठाएं आप, ठीक है, और उसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दें। फिर रो 2 को उठाएं, कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दें। अब अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये हमारे पास है R1 R2 R3, ठीक है, और ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है C2, ठीक हो गया। पहले हमारे पास क्या था, 3 कॉलम्स थे और 2 रोज थी। अब हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा है उसके ऑर्डर को चेंज कर दो। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स 2/3 का था तो 2/3 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग ये होता है और आपको ज़्यादा झमेले में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने बस क्या करना है, किसी भी एक रो को ले लेना है, मतलब इस साइड से आपने स्टार्ट किया है ना, पहली रो ली है तो उसको पहला कॉलम बना के लिख दें जैसे मैंने लिखा। फिर दूसरी रो लें, फिर जितना मर्जी बड़ा मैट्रिक्स आ जाए आप उसका ट्रांसपोज इजीली ले सकते हैं। आप मुझे कहते हैं मैं आपको 5/5 का लेके दिखाऊं, 1 2 3, 5/5 का तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ये मैं आपको 5/3 का लेके दिखा देती हूँ। चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा कि ये जो है ये हो जाएगा 5/3 का ऑर्डर। अब मैं क्या करूँगी, पहली रो उठाई और उसको कॉलम बना के लिख दिया, वो हो गया 1 2 3। दूसरी रो उठाई, उसको कॉलम बना के लिख दिया 4 5 6। तीसरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। और अब जो इसका वैल्यू है वो क्या आ गई है, 3/5 आ गई है, ठीक हो गया। अब आप लोगों को पता होगा
कि हमारे पास जो होती है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है इसका कि देखें ये है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये देखें अगर मैं अर्थमेटिक के सेंस में देखें, हम लोग मैट्रिसेस के साथ डील कर रहे हैं। अगर मैं इसको कर देती a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको पता है कि नॉट इन मैट्रिसेस, ठीक है, ये जो अच्छा मैट्रिसेस में भी शायद ये इस तरह का काम कर दे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज को डिस्कस कर रहे हैं, पावर को डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन जब भी आपको ट्रांसपोज लेना होगा तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो a का ट्रांसपोज अलग, b का ट्रांसपोज अलग, और इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे अब अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके सपोज कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, राइट, और b को हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब देखें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/3। अब ये हो जाएगा 7 8 9 1 2 3, ठीक है, इसका ऑर्डर भी हो गया 2/3। इन दोनों को जब मैं एडिशन करूंगी a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 8 प्लस 2 10 9 प्लस 3 12 5 7 और 9, ये आंसर आएगा। अब आप देखें a का ट्रांसपोज लें, a का ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 2 3 4 5 6, b का ट्रांसपोज 7 8 9 1 2 3, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये क्या आ गया 7 प्लस 1 8 4 प्लस 1 5 8 10 5 प्लस 2 7 9 प्लस 3 12 और 3 प्लस 6 9। अगर आप देखें तो 8 5 10 7 12 9, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम आ गई हैं, मतलब हमारे पास एंटिटी सेम आ गई हैं लेकिन पोजीशन सेम नहीं आई। तो ये देखें हमारे पास जो a का ट्रांसपोज था प्लस b का ट्रांसपोज था, हमने यहाँ पर जो लिया वो तो हमारे पास a प्लस b, ये हमारे पास क्या कंडीशन आई है a t प्लस बी टी, और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। तो जो हमारे पास a प्लस बी पड़ा है इसका हम लोग होल ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका आप ट्रांसपोज ले लें 8 10 12 5 7 9। तो आप देखें ये दोनों जो है वो सेम है। ये जो है ये हमारे बुक के अंदर एक प्रूफ था, एग्जाम्पल मैंने खुद से सपोज किया, लेकिन ये जो है कभी कभी ये बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर हमें प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपके नोटिस में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। जब मैंने आप लोगों को एडिशन पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, लेकिन देखें ऑर्डर इसमें भी मैटर करेगा, सेम मैटर करेगा, लेकिन उसके अंदर जो था उस अब हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक हो गया। और जब मैंने आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑर्डर मैटर करता है, मैटर ऑर्डर यहाँ पे भी मैटर करता है। वहां पर जो है वो किस तरह का, जब हम लोग ने एडिशन पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर जो है वो हमारे पास ना थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास सेम ऑर्डर होना हो, सेम हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेम ना भी हो तो भी हमारा काम चल जाता है। हम लोगों को करना क्या होता है कि इसका जो ऑर्डर है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल एक ए सेट है तो आपको उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो बी सेट है उसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये 3 है तो ये भी 3, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है हमें, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर हम लोग इसका आराम से अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। लेकिन अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको ज़्यादा झमेले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट
पॉसिबल, ठीक हो गया। अगर तो सेम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का और दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का है, तो आप देखें ये m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होते हैं, ये जो होता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम और पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंटिटीज हमने यूं ये वाला डायगोनल देखना होता है, ठीक हो गया। ये हाँ डायगोनल ही है, ये वाला डायगोनल हम लोगों ने देखना होता है। अगर ये सेम है तो फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस सेम हो गए तो इट्स टू ऑब्वियस कि हमारे पास जो है वो इसका डायगोनल सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपको दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3/2 और 2/4, तो अगर ये वाली चीज़ सेम आ रही है तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मैं इसी को उल्टा करके लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ 2/3 और 4/2। अब देखें, अब ये वाली चीज़ सेम नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। अब आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना होता है, सही हो गया। तो अब देखें कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी जर्नल फॉर्म बता दूंगी। जर्नल फॉर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक हो गया। तो हमने साथ साथ जर्नल फॉर्म्स को भी डिस्कस करना होता है, सही हो गया। तो चलें अब हम जो है वो फॉर एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2/2 की ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो हम लोगों ने देखें, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने ऑर्डर चेक करना था तो हमने इसके नंबर ऑफ कॉलम्स लिए थे पहले सेट के। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसकी रोज लेंगे, ठीक है। एक रो लेंगे और इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी रो लेंगे और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि जब हम लोगों ने सेट लिया था तो पहले सेट के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिए थे जब हमने ऑर्डर चेक करना था, ठीक हो गया। लेकिन अब हम लोगों को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने रोज ले लेनी है। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 आ गया। उसके बाद आपने यही वाली रो लेनी है और इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपने पहले सेट की रोज उठा लेनी है और जितने भी कॉलम आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करते जाना है इसके साथ। और करना किस तरह से है कि पहली वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब देखें, अब ये वाला A11 है और ये A12 है, या सपोज B12 है, तो इन दोनों की पोजीशन जो है वो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी पहली रो है और यहाँ से जो है यहाँ पे भी पहली रो ही है, ठीक है। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब पहली रो को उठाएं और सारे कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब 1 पहली एंटिटी को पहले वाले से करना है, 1 और 5 क्या हो गया, 5। अब ये जो है ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, तो यहाँ से हमारे पास रो कौन सी आ जाएगी, हाँ ये दूसरी रो आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हमने प्लस कर देना है, 7 2 14, सही हो गया। अब ये वाली रो को उठाएं और इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12 और 4 6 24 और फिर 3 5 15 और 7 4 28, ठीक है। इसको जो है वो अब आप नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास जो है वो सिंपल आंसर आ जाएगा। लाइक 4 + 12 हमारे पास हो जाएगा 16, 5 + 4 19, 12 + 24 36 और ये हो जाएगा 3 और 43 आई गेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास थी सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑर्डर जो मैटर कर रहा था, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये वाला डायगोनल सेम होने चाहिए हमारे पास, ये हमने 2/2 का करके देख लिया। अब हम 3/2 और 2/4 का चलिए, अभी पहले हम छोटी छोटी एंटिटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है, वो है, इसके हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं, ये है 1 2, ठीक है। अब इसके कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 और रो कितनी है, 1 है, तो ये ऑर्डर कौन सा बन रहा है, 1/2 का बन रहा है। और ये जो B है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इसके 2 हैं तो यहाँ पर रोज हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 2 3 4। ये जितना मर्जी हो मैटर नहीं करता, मतलब आप इसको 5 6 करने, 7 8 करने, जितने मर्जी कर दिए। फिलहाल शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब 1 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 प्लस 6, 1 1 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब देखें 1 2 हो गया, 1 2 2 और 2 4 4 2 8, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 और 8 10। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अगर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो आपको एडवांस लेवल की भी करनी आ जाएगी। इसके अंदर ना होता कुछ इस तरह से है
कि आपसे कभी कभार ना आपको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सेट ऑफ ऑर्डर 3/4, लाइक, ठीक है, एक उन्होंने आपको दिया 3/4 का और दूसरा उन्होंने आपको दिया है 4/3 का, ठीक है। तो और वो आपसे पूछेंगे कि जो आपके पास सेट सी आने वाला है, मतलब जो आपके पास आंसर आने वाला है, वो किस, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 3/4 रखना है, 4/3 रखना है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना है, जो बच जाएगा वो आपके पास आंसर का ऑर्डर होगा। ठीक हो गया। जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन, चले ये वाला तो सेम था, ये वाला जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया था, तो इसके अंदर आपके पास था 1/2 पहला, और दूसरे वाला हमारे पास क्या था 2/2, तो ये कैंसिल हो गया, इसका ऑर्डर क्या आया 1/2। अब आप देखें रो 1 है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, तो इस तरह से भी हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके अंदर वो आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सेट आपको दिया गया है, वो जो सेट है उसमें उसका ऑर्डर जो है वो 3/4 है, और एक दूसरा सेट आपको दिया गया है उसका ऑर्डर 4/6 है। इन दोनों का को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, वो कहता है। तो वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये हमने उनको बताना होता है। तो ये बात हम उनको किस तरह से बता पाएंगे, ये इस तरह से सिंपल बेसिक्स का सॉल्व करके क्या आप लिखोगे 3/4 4/6, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 3/6 का जो ऑर्डर है, जो आपका आंसर आ रहा होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/6 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो है वो अक्सर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, बात सेम है। मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो होल्ड करता है, नो डाउट। आप ए को पहले रख के प्लस कर लो या बी को पहले रख के प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरह का सीन नहीं होता। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरह का सीन क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए हम लोगों को पहले वाले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले के पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज देखने होते हैं, राइट। तो कभी कभार जिस तरह देखें, कभी कभार इस तरह से हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने ये जो मैट्रिक्स ए और बी लिया था, ठीक है, इसका आया था 1/2 और उसका क्या आया था 2/2, तो ये वाला जो है ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो सामने वाले का ऑर्डर आ गया 1/2। अब मैं कहती हूँ कि अब मैंने पहले किया है ए बी का, ये हमारे पास क्या था ए बी का था, अब हम लोगों ने करना है बी ए का, तो ये आ जाएगा 2/2, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब जो है एक तो बात ये है कि हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये सेम ही नहीं आ रही, ठीक है, सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। दूसरी बात ये है कि इन केस अगर कभी सेम आ भी जाए तो क्या होता है कि हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो ऑर्डर आ रहा है लाइक 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 है, अब आप इसको 1 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम लोगों ने अब ये जो सेकेंड वाली टर्म है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ए बी का जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता। अब हम लोगों ने पढ़नी है इसकी सिंपल जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होती, इसके अंदर आप लोगों ने एंटिटीज को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास एक सेट है उसका ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल 2/2, और एक सेट है उसका ऑर्डर है आपके पास 2/3, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, तो उसकी जनरल फॉर्म या एंटिटीज जो है वो हम किस तरह से लिख रहे होंगे कि 2/2 का सेट है तो इसकी 2 कॉलम्स बनेंगे और 2 ही यहाँ पर रोज बनेंगी। सही हो गया। तो पहली रो पहला कॉलम 1 1, अब पहली रो और दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और फिर दोनों सेम, मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। अब जब हमने इसका बनाना है तो ये नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं R1 R2, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C1 C2 C3। अब हम इसका बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ये जो सेट है हमारे पास, मैंने इसको कहा था कि ये सेट हमारे पास ए है और ये वाला सेट बी है, तो हम इसकी जो स्मॉल एंटिटीज हैं उसको बी से फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट कर लेंगे ताकि डिस्टिंग्विश हो सके। ठीक हो गया। अब जब आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम लोग किस तरह से करते हैं, पहले वाली रो को उठाना है और सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 और B21, ये हमारे पास आ गई पहली एंटिटी।
अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली रो को उठाना है और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे A11 और B11, A12 और B21, ये हमारे पास पहली एंटिटी आ गई। उसके बाद A11 B12 प्लस A12 A22। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एंटिटी आएगी वो आ जाएगी A12 B13 A11 B13 प्लस A12 और B23। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, A21 और B11 प्लस A22 और B21। नेक्स्ट एंटिटी हमारे पास इसी तरह से क्या आ रही होगी, A21 B12 प्लस A22 और B22। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड एंटिटी क्या हो रही होगी, A21 B13 प्लस A22 B13। अब आप देखिए इसका सम हाउ आंसर जो है, ये जो हमारे पास आ गई एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के हमारे पास किस तरह से बन रहा है। सेट सी की पोजीशन के अंदर C11 की इन सबको सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। इसी तरह C12 और C13, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू। सिमिलरली A21 A22 A23। अब अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमारे पास एक सेट A था जिसकी वैल्यू थी 2/2 और एक सेट B था जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 2/3। ठीक है, तो हमारे पास B कैंसिल, इसका ऑर्डर आना चाहिए था 2/3। हमारे पास जो रिजल्टिंग सेट है उसमें 1-2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो है हमारे पास ठीक फॉर्म में आ गया है कि हमारे पास रोज 2 होनी चाहिए थी और कॉलम्स 3 होने चाहिए थे। ठीक हो गया। तो ये सिंपल से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। है बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट, अगर आपके एक बार बात ज़हन में आ गई है तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बुक में जिस चीज़ को मैं, क्योंकि बुक से भी हमें गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो है वो ज़्यादातर बुक से ही ई-कैट, नेट, गेट हर जगह पे बुक को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा होता है। ये जो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, लाइक पहले मैं लिखती हूँ 2/2, हमारे पास एक मैट्रिक्स था और दूसरा मैट्रिक्स है 2/3। इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, m/n से। और ये जो है ये देखें, ये अगर n है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर हमारे पास सेट में वैल्यू सेम है, तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये n होगा तो ये लाजमी तौर पर n होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये ऑब्वियस नजर भी आ रहा है कि 2 के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय इट कुड बी एनीथिंग। तो हम लोग इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक के अंदर इसको p से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखें m/n n/p, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा m/p के ऑर्डर के अंदर आएगा। अगर आपको ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए आ जाए, जो मोस्ट प्रोबेबली ई-कैट और बोर्ड के एमसीक्यूज के अंदर आ रहा होता है कि आपको एक सेट दे दिया जाए, उसका ऑर्डर बता दिया जाए, दूसरा सेट दे दिया जाए, उसका ऑर्डर बता दिया जाए और कह दिया जाए कि a मल्टीप्लाई बाय b, तो जो c आ रहा होगा आपके पास उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपने उसको इस तरह से फाइंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।